चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे सीजीएल मेंस का ओलिव बोर्ड के मॉक का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा आवाज़ से कोऑपरेट करना, हो सकता है थोड़ा लगे मतलब दबी हुई सी, क्योंकि गला एकदम बैठा हुआ है। पहला सवाल तो कह रहा है X-6 महिलाएं एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकती हैं और इतने पुरुष समान काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच का अनुपात इतना है तो X का मान क्या है। ये तो आसान है भाई, X-6 हो गया। ये टोटल महिलाएं थी, इनकी क्षमता थी 3, तो 3 का गुणा, ये 14 दिनों में, ये टोटल वर्क बन गया। अब यही सेम काम X-14 पुरुष, इनकी इफिशियंसी 4, ये 15 दिनों में कर रहे थे। हमें इसको सॉल्व करना था, तो ये तो हो गया 3 पंजे 15 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी, हर एक चीज़ नहीं लिखनी। जैसे 7x किया, इधर 5 दूनी 10x, 7x इधर आ जाएगा तो 3x हो जाएगा। इधर किया 7 छक्का 42, वो भी माइनस का है, और इधर 140 है। 140 से अगर 40 गया तो 100, 100 से 2 और कम कर दो तो कितना हो गया, 98 हो गया। और x का मान पूछा था तो 3 दूनी 6 हो गया, सॉरी 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब बचा कितना है यहाँ पर, जैसे ही 32 देखा ना वैसे 33 लगा देना था आपको, ठीक है। यहाँ पर जो 2 बचेगा, 3 छक 18, पॉइंट के बाद 5 या 5 से बढ़ा जाए, राउंड ऑफ करके 33 लिख देते हैं। अगला सवाल करा था, लेट x एंड y बी नेचुरल नंबर, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x माइनस वाई सच दैट 35x प्लस का 42y इज डिविजिबल बाई 161। तो सबसे पहले तो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 7, यानी कि 5x प्लस का 6y अपॉन में हो गया 161। तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 या 1। अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल ही ऑप्शन है आपके पास, जो आप इसके लिए वैल्यू निकाल सके, क्योंकि यहाँ पर 23 का मल्टीपल ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 5 गुणे में 1 रखेंगे तो 5 एकम 5, और 5 में कितना जोड़ा जाए, 23 हो जाएगा, तो 18, यानी कि हमें बाई की जगह 3 रखेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, जैसे हमने x का मान 1 लिया, बाई का मान 3 ले लिया, तो माइनस का 2 ऑप्शन में है तो आंसर लगा दो। अगर नहीं मिलता तो हमें और भी चेक करने पड़ते, ठीक है। अगला सवाल, यदि 184207253 के महत्तम समापत एचसीएफ में से 8 घटा दिया जाए तो परिणाम कितना प्राप्त होगा। अब यहाँ पर कुल मिलाकर एचसीएफ की बात करा, ये देखो सारे टेबल अगर अच्छे से याद होंगे ना तो आप कर लोगे। ये 23 अट्ठे 184 होता, 23 ने में 207 होता, ये 8 बार, ये 9 बार, और 23 एकम 23, 2 बचा, 23 एकम 23। केवल आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब इसमें से 8 घटा देना है तो कितना बच जाएगा, 15। अगला सवाल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के अंत त्रिज्या इतने सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा अपनी तरफ से ट्रायंगल बना लो भाई, जो नॉर्मली आपको याद होता है 1 और √2 होता है। भाई ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, यानी कि इसकी परित्रिज्या क्या होगी, √2 की आधी होगी। अब आपको चाहिए क्या, इन रेडियस, तो इन रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस का बेस माइनस में हाइपोटेनस अपॉन में 2 हो गया। ये हमारे पास इन रेडियस हो गई, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस का √2 अपॉन में 2, √2 ऊपर से कॉमन लेंगे तो नीचे आ जाएगा, यानी कि √2 माइनस का 1 अपॉन में ये √2 हो गया। अब यहाँ पर अगर परित्रिज्या देखते तो क्या आ जाता है, 1 अपॉन में √2, यानी कि इसका अगर हम रेशियो बनाते तो रेशियो हमारे हिसाब से ये आपको अंतरः त्रिज्या यानी कि √2 माइनस 1 का मान दिया गया था, 5√2 प्लस का 1, आपको 1 का मान निकालना था। तो ये कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √2 प्लस का 1 अपॉन में √2 प्लस का 1, √2 इतना ही होगा ना, एक सेकेंड, हाँ ये हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 1, नीचे तो a माइनस भी a प्लस भी बन जाएगा, तो ये तो 1 बना देगा, ऊपर होल स्क्वायर इसका खोल दो, बस 2 और 1 3 हो गया, प्लस में हो जाएगा 2√2, और यही हमारा आंसर है, सेकंड नंबर। अगला सवाल, एक कंटेनर में 31 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 अतिरिक्त बार दोहराया जाता है। अब कंटेनर में कितना दूध है, ये तो सिंपल सवाल है। जैसे 31 लीटर दूध था और 5 लीटर निकाला गया, टोटल 31 में से, और कितनी बार कह रहा, 2 बार अतिरिक्त, यानी कि टोटल 3 बार, यहाँ पर 1 बार हुआ, 2 बार अतिरिक्त। अब जब इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि जो स्टार्टिंग में जिसकी क्वांटिटी लोगे वही क्वांटिटी बाद में बचती है। लेकिन अब इसमें है कैलकुलेशन, तो 31 हो गया गुणे में 31 से 5 चला गया तो 26, 26 बटे में 31,
गुणे में 31 गुणे में 31 हो गया, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 26 का क्यूब, देखो क्यूब याद होने चाहिए। यहाँ पर 17 576 हो गया, 31 का 961 हो गया। ऑप्शन का सहारा लो। देखो 18 ने में 162 होता, हम केवल 900 में ही गुणा कर रहे हैं, 900 में ही ऑप्शन से। तो 18 ने में 162, फिर 14 ने में 126, बहुत कम हो गया। फिर 22 ने में 198, 175 से कहाँ आगे चला गया, जब 22 नहीं हुआ तो 24 भी नहीं हो सकता। सबसे पास कौन पहुंच रहा था, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल में आप डायरेक्ट मान रख दो पी की जगह पे, यानी कि 7 प्लस का √3 अपॉन में 7 माइनस का √3। भाई 14 इंटू में 7 माइनस का √3, इधर ये जब हमने एलसीएम लिया तो ये ऊपर पहुंच गया, 7 माइनस का √3 प्लस का 7 प्लस का √3, ये कैंसिल आउट, 14 से 14 कैंसिल आउट, यानी कि 7 माइनस का √3 आंसर। अगला सवाल, चार दुकानदार PQRS एक वस्तु पर क्रमशः इस प्रकार छूट देते हैं कि P 60% और 10% की छूट, Q इतने इतने की छूट और R इतने इतने की छूट देता है, S इतने इतने की छूट देता है। ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे अधिक है? ग्राहक के लिए वही सबसे अधिक होगा जिसमें छूट सबसे ज्यादा होगी। अब एक चीज देखना, इनमें सब में सम किसका मतलब बराबर आ रहा है, 60 10 70 हो रहा है, क्यू का 55 15 70 हो रहा, 35 35 70 हो रहा, 50 20 70 हो रहा। अब ऐसे में इनका डिफरेंस देखा करो, 60 और 10 का डिफरेंस 50, 55 और 15 का डिफरेंस 40, 35 35 का डिफरेंस 0, 50 और 20 का डिफरेंस हो गया हमारे पास 30। सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में है, पी में, तो यही होगा आंसर। लेकिन ये कंडीशन तभी होगा जब जो दिए गए हैं ना आपको छूट के लिए, इनका सबका सम बराबर हो, तो आप डायरेक्ट अप्रोच करके निकाल सकते हैं, आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल कह रहा था, लंबाई वाले रेखाखंडों से कोई भी 3 रेखाखंड लेने पर बनने वाले त्रिभुज। तो भैया एक एक करके देखते हैं, पहले 13 17 19 को लिखते हैं। तो 13 और 17 आपको तो पता है ना, 3 भुजाएं जब आपको दी जाए तो उनका सम तीसरी भुजा से बड़ा होगा और उनका डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा होगा, बस यही आपको लगाना है। तो 13 और 17 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 इज ग्रेटर देन आ रहा 19, बिल्कुल आ रहा है। इनका डिफरेंस 4 छोटा आ रहा 19 से, बिल्कुल आ रहा, तो ये पॉसिबल है। अब यहाँ पर 13 17 और 33 के साथ देखते हैं, इनका सम कितना हो गया, 30 हो गया। 30 इज ग्रेटर देन 33 आ रहा, नहीं आ रहा, यानी कि 13 17 और 33 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम 17 19 और 33 लेते हैं, तो यहाँ पर 9 7 16 की 6 हाथ से लगा, 1 2 और 1 3 हो गया, ये ग्रेटर देन 33 हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2 देखो छोटा हो रहा है, एक ये भी पॉसिबल है। एक बार 13 19 33 के साथ लेके देखते हैं, तो 9 3 12 हाथ से लगा, 1 हो गया, 2 और 1 3, 32 इज ग्रेटर देन 33 आ रहा, नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 3 भुजाएं दी गई, यहाँ पर देखो सब जगह 13 के बार यूज हो चुका, 2 बार 3 बार यूज हो चुका, 17 भी 3 बार यूज हो चुका, 19 भी 3 बार यूज हो चुका, 33 भी 3 बार यूज हो चुका, यानी कि सभी के साथ हमने कंपेयर कर लिया, केवल आपको 2 ही ट्रायंगल मिले हैं। अगला सवाल करते हैं, एक सड़क के विपरीत किनारों पर 2 टावर हैं और प्रत्येक टावर के ऊपर बंदर बैठे हैं। दोनों टावरों के बीच दूरी 800 मीटर है। टावरों के बीच सड़क पर एक ब्रेड का टुकड़ा पड़ा है। ब्रेड के संबंध में बंदरों की आंखों से अवनमन कोण क्रमशः इतने इतने हैं। यदि टावर की ऊंचाई जिस पर बंदर की आंख 45 डिग्री अवनमन कोण बना रही है वह 400 मीटर है, तो दूसरे टावर की ऊंचाई कितनी होगी? तो सिंपल सा भैया, ये सड़क रही होगी, सड़क के किनारे 2 हो गए हमारे पास टावर। ठीक है, अवनमन कोण तो आपको पता ही होगा ना, इस तरीके से ये अवनमन कोण बनता है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती, तो जो अवनमन कोण बनता है वही उन्नयन कोण हो जाता है। तो ये तो बिग डील नहीं है आपके लिए, ये तो आप लोग बहुत आसानी से जानते हो। यहाँ पर एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से आया और ये एक यहाँ से आया। आपको पता है कि जो ऊपर होगा वही बड़ा कोण बनाएगा, सॉरी 60 हो गया, जो छोटा होगा वो छोटा कोण बनाएगा, क्योंकि बड़े कोण में मुंह थोड़ा चौड़ा करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको ऊपर तक जाना पड़ेगा। 45 वाले की हाइट दे दी थी 400, ठीक है, और क्या बोला था, दूसरे टावर की ऊंचाई। अब यहाँ पर देखो ये 45 है तो ये 45, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब यहाँ पर कुछ और बोला था, मिड पॉइंट बोला था। अच्छा, दोनों टावरों के बीच की दूरी दी गई थी, यानी कि ये तो 400 हो गया, तो यहाँ पर भी तो 400 बचा, यानी कि बीच में ही था कहीं ना कहीं टुकड़ा। भाई टोटल 800 दे रखी थी ना,
तो ये 400 400 हो गया, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जब ये 60 है तो ये 30, आपको पता है ये 1 होता है तो 3 के साथ 3 वाला √3 बनाता है, ये 2 बनाता है, ये आपको रेशियो पता होना चाहिए। 1 बराबर 4 है तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, 400√3 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था। अगला सवाल, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुए और 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में 18% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 438 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों परीक्षाओं में कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए। तो देखो टोटल 100% लोग रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर 80 अगर उत्तीर्ण हो गए तो भैया 20% अनुत्तीर्ण, क्योंकि टोटल 100%। यहाँ पर 25% अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ते तो 20 20 40 45%, यही तो हुए टोटल अनुत्तीर्ण। लेकिन 18% ऐसे हैं कि दोनों में हो गए। जब हमने इनको जोड़ा है तो वो 18% इसमें भी इंक्लूड होंगे, 18% इनमें भी इंक्लूड होंगे, तो वो हमने डबल बार काउंट कर लिए। इस वजह से एक बार हमें हटाना पड़ेगा। तो 15 से 8 गया तो 7 हो गया, और 3 से 1 गया तो 2 हो गया। 87% अनुत्तीर्ण हो गए तो कितने परसेंट, सॉरी 87 कह रहा हूँ, 27, तो 73% हमारे पास बचे हैं। तो यही बराबर में दिया गया था 438। आपको 100 बराबर निकालना था तो आंसर आ जाता 600। अगर आपको नहीं समझ में आता, रिस्क लेना ही था, तो आप एक चीज देखते, जो भी होता 438 ऊपर आता, 4 3 7 8 7 15, 3 का मल्टीपल देख सकते थे। ये हो रहा था 6 5 11 नहीं, 7 नहीं, 8 5 13 नहीं, तो ट्राई कर सकते थे अगर कुछ नहीं समझ में आया तो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगला सवाल, निशु ने पहले, अच्छा इसमें वेन डायग्राम भी बनता है तो उतनी नीड नहीं थी इसलिए इसमें बनाया नहीं। निशु ने पहले वर्ष साधारण ब्याज की 11% प्रति वर्ष की दर पर ऋण लिया। दूसरे वर्ष में ब्याज दर 13% और तीसरे वर्ष में 16% है। ये 3 वर्षों के बाद उसे ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए कुल ब्याज के रूप में इतना भुगतान ऋण कितना था। तो सिंपल सी बात है भाई, साधारण ब्याज है, पहले पहले एक एक वर्ष की रेट दी गई थी तो इनको सबको जोड़ दो। प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया है बस, तो 11 और 13 24, 24 6 30, यानी कि यहाँ पर 40, 40 बराबर में 3600। हमने 100 रुपए में ऋण लिया था तो ये 0 से 0 90 गुना हो रहा था, यानी कि 9000 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, देखो इसमें डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इसका 2 आंसर आप नोट डाउन कर लेना। अब आपको क्या होता है, जैसे a + b बराबर में 45 भी दिया जा सकता है और 225 भी। तो यहाँ पर 1 + का 10 है और ये हो जाएगा हमारे पास 1 + का 10 भी, ये बराबर में होता है 2। एक पूछा जाएगा 1 - का कॉट है और ये हो जाएगा हमारे पास 1 - का कॉट भी, ये भी 2 होता है। अब जो पूछा गया ना यहाँ पर, अगर हम माइनस कॉमन ले लें इसमें से तो कॉट a माइनस का 1 हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर। इसी तरीके से इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, कॉट b माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये प्लस बना देंगे। तो इसलिए इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों रिजल्ट याद रखने हैं। बाकी कॉट a + b का फार्मूला वगैरह लगा के वहां से आ जाता है, इतना नीड नहीं होती, क्योंकि इतना तो याद कर ही सकते हो ना जो फेमस है। अगला सवाल करते हैं। इसमें देखो कह रहा है PA and B are two events such that PA equal to this, PB this और PA intersection B this. Find the odds in favor of P neither A nor B. देखो सबसे पहले इसी का ऑड एंड फेवर वाला तो छोड़ दो, पहले नीदर A नॉर B का मतलब हो गया कि PA0 इंटरसेक्शन B0 का मान, पहले तो यही निकालते हैं। अब अगर हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वेन डाई और ग्राम, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसमें नाम दे देते ABC, और ये जो बचे हुए हैं वो डी हो गए। देखो पी ए का मतलब ए में कौन कौन से आ रहे हैं, ए बी, यानी कि ए + बी का मान आपको दिया गया था 0.67। पी बी में कौन कौन से आ रहे हैं, बी और सी आ रहे हैं, यानी कि बी + सी का मान आपको दिया गया था 0.52। ए इंटरसेक्शन बी है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसका मतलब होता है दोनों में ए और बी में कॉमन क्या है, बी कॉमन है, यानी कि बी का मान दिया गया था 47। अब यहाँ पर A0 का मतलब हो गया जो ए में ना हो, तो ए में कौन कौन से नहीं है, सी और डी, यानी कि जो बी में है, और ए में बी के अलावा डी है बस, यानी कि सी हो गया, डी हो गया। B0 मतलब जो बी में ना हो, तो बी में केवल ए नहीं है और डी नहीं है, तो ए और डी हो गया। और इंटरसेक्शन का मतलब हो गया दोनों में कॉमन, यानी कि कुल मिलाकर हम पहले डी का मान निकालेंगे, इसके अलावा जो ऑड्स इन फेवर में पूछा गया उस पर हम काम करेंगे। आपको ये भी पता है
की प्रोबेबिलिटी टोटल सब मिलाकर जो यस और नॉट दोनों अगर मिला दें तो हमेशा 1 ही होती है, इसके अलावा तो नहीं हो सकती ना। तो हमें यहाँ पर ए बी का मान पता है कितना, 0.67 पता है। सी का मान और पता लग जाए तो सी का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सी बराबर क्या आ जाएगा, 0.52 माइनस का 0.47 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0.05 आ गया, बिल्कुल, यानी कि इसका मान हो गया 0.5। तो यहाँ से डी बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस का 7 5 12 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 7 आ जाएगा 0.72। तो यहाँ पर 100 से 72 घटाएंगे 0.28, ये डी का मान आ गया। किसका मान आ गया, डी का मान आ गया 28। अब अगर इसका हम पॉइंट वगैरह हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी कि 4 एकम 4 4 सत्ते 28, ये 25 हो गया। अब ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है जो हमसे पूछा गया नीदर ए और नॉर बी, अगर मान लो इसको कुछ भी मान लेते हैं तो ऑड्स इन फेवर का मतलब है कि जो भी, देखो इसमें ये टोटल पॉसिबिलिटी है, उसमें से 7 नॉट वाले आए, यानी कि फेवर का मतलब होता है कि सक्सेस वाला ऊपर लिखा जाएगा, फेल्यूर वाला नीचे, यानी कि जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है वो नीचे, जिसकी पॉसिबिलिटी है वो ऊपर। अगर ऑड्स इन अगेंस्ट पूछा जाता तो जस्ट इसका ऊपर उल्टा हो जाता, फेल्यूर ऊपर सक्सेस नीचे। तो भैया एक चीज बताओ, यहाँ पर जो सक्सेस रेट है वो कितना है, 7 है भाई। देखो नॉट की पूछा गया हमसे फेवर में नॉट होने की 7 है हमारे पास पॉसिबिलिटी। फेल्यूर बता देंगे भाई 25 टोटल था, उसमें से 7 तो सक्सेस वाला हो गया, 7 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि 7/18 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल ये तो कंपेयर वाला था भाई। यहाँ पर देखो क्या लिख सकते थे, 8 की पावर में 1/2, या फिर यहाँ पर 8 का मतलब हो गया 2 की पावर में 3/2। इधर लिखा था 2a प्लस का b और ये लिखा था 2a माइनस का b बराबर में, ये सब दिया गया था। कंपेयर करेंगे, एक बार इसका कंपेयर करेंगे तो 2a माइनस का b बराबर में 3/2। एक बार इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो a प्लस का b बराबर में ये 3/2 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था, वैल्यू ऑफ b की पूछी गई थी। तो भैया a को बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस का 3b बराबर में 3/2 माइनस का हो गया 3, यानी कि 3 दूनी 6, 6 से 3 गया तो 3 बच गया, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि b बराबर में 1/2 और माइनस माइनस से कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 आंसर। अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल में देखो, सबसे पहले तो इसमें यही देखने की कोशिश करो कि टोटल टर्म कितने हैं। 9 से 51 तक जा रहे हैं, यानी कि 51 माइनस का 9, डिफरेंस कितने का चल रहा, सब में डिफरेंस 2 2 का चल रहा है, यानी कि बटे में क्या आ जाएगा, 2 प्लस का 1, ये टोटल टर्म रहे होंगे, तो 42 हो जाएगा, यानी कि 21 और 1 22 टोटल टर्म रहे होंगे। तो अब एक चीज देखना, अगर हम इधर लिखना चाहें 33 प्लस का 9/33 लिख सकते थे, 33 प्लस का 11/33 लिख सकते थे। ऐसे ही करके हम लास्ट तक यहाँ पर जाते तो 33 प्लस का 51/33 लिख सकते थे। ये 33 तो अलग अगर हटा दें तो 33 गुणे में ये कितनी बार आए होंगे, 22 बार, यही निकाला था। और फिर प्लस में कर देंगे, ये 9/33 प्लस में 11/33, इस तरीके से 51/33 तक हम जाएंगे। जब यह डिफरेंस सीरीज में बराबर होता है तो आप एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे में 2 कर देते हैं, यही तो करते हैं ना। तो नीचे तो 33 था ही सब में, इसको अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, बाद में इनका कर लेंगे। अब ये तो एवरेज हो गया, अब इनका अगर सम निकालने हो तो जितने टर्म हो गए उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने टर्म थे, ये 22 थे, तो ये एवरेज हो, सॉरी सम आ गया अब निकल कर, और बटे में 33 था, पूरा 33 को लिखी दो क्योंकि वो एलसीएम हो गया था। तो यहाँ पर करेंगे, ये 11 हो गया, 11 तियाँ 33 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 17 तियाँ 51 हो गया, तो 17 3 कितना हो गया, ये 20 आ चुका हमारे पास। अब इधर गुणा कर लो, 22 तियाँ 66 हो गया, यूनिट डिजिट एक ही जगह था, तो 22 तियाँ 66 और 22 तियाँ 66 और 6 72, प्लस में 20 कर देंगे, यानी कि 6 2 2 4 746 आंसर। अगला सवाल, एक अर्धगोले का आयतन इतना घन सेंटीमीटर है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, जिसका मान दिया गया था 2156/375। अब यहाँ पर अगर देखो तो πr², हमें r की कमी है, अगर r पता लग जाए तो हम इसमें भाग करके हम यहाँ से मेंटेन कर सकते थे, लेकिन मेन चीज़ तो इसी पे आती कि r निकालनी पड़ेगी। तो करते हैं, सबसे पहले 3 को उड़ा देते, 3 एकम 3 3 एकम 3 हो गया,
तीन दूनी 6 भी हो जाएगा, 3 पंजे 15। इधर करेंगे 2 से काट ही लेते, बाद ही में आगे लिखेंगे 0, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 22/7 r की पावर 3 बराबर में 1078 अपॉन में 125 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे 22 चौक 88 तो हो जाता, लेकिन लेंदी हो जाएगा। फिर 11 ने में 99 हो गया, 8 बचा, 8 चला गया। इधर करेंगे 2 चौक 8, 2 ने में 18 हो गया। तो r बराबर 7/5 आ गया। अब मान रख दो 3 गुणे में 22/7 हो गया, 49/25 हो गया। ठीक है, तो ये 7 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर 22 तियाँ 66 हो गया, 7 छक्का 42, 7 छक्का 42 और 4 46 हो गया, बटे में 25 हो गया। ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8 हो गया, आंसर आ चुका था। 4 छंग 24 और 4 चौकू 16 और 2 18, यानी कि 18.48 आंसर, क्योंकि नीचे तो 100 बन जाएगा। अगला सवाल, अब इसको देखो सिंपलीफिकेशन, देखो रफ सीट में कम से कम लिखा करो, आप थोड़ा अंडरस्टूड रखो कि कहाँ से कहाँ तक सॉल्व होगा। ये 20 देखो अलग दिख रहा है, इसको रफ में नहीं लिखने की जरूरत है। यहाँ पर देखो जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट कितने के बाद, 3 के बाद, यहाँ 1 के बाद, यानी कि 2 एक्स्ट्रा है तो ऊपर 2 एक्स्ट्रा पहुंच जाएंगे 0, और 8 पन्ना 40 तो 50 लिख लिया। इधर डायरेक्ट गुणा किया तो 44, 2 चौकू 8 यानी कि 88 आ गया। फिर डिवाइड करना, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5 दूनी 10, इधर 1 आ जाएगा, और प्लस में इसमें देखो घबराया भी मत करो कि हम लिखेंगे टाइम जाएगा, और आदत डालो। हकीकत बता रहा हूँ, नहीं तो क्या होता है बहुत से लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो इन सवालों करते नहीं, ये लगता है पेपर में हम कर लेंगे जाके। भाई इग्नोर मत किया करो इनको, 2 नंबर है, वहाँ डर लगता है जब बड़े नंबर आ जाते हैं। बहुत लोगों को फेस करते हुए देखा है। तो इधर कितना हो जाएगा, ये 2.2 बन जाएगा। 2.2 तो 22 चौक 88 हो गया, यानी कि पॉइंट से पॉइंट जा चुका है, और ये आ गया 54। इधर प्लस में कितना था, 20 था, यानी कि 50 20 70 74 आंसर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन पे तो काम करना ही पड़ेगा, अगर घर पे इनको इग्नोर करोगे तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ पर देखो ये 143, अगर 143 हम इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 143 प्लस का 1 और प्लस में 144। अगर हम इनसे 144 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 144 इंटू में 144। ठीक है, तो ये कॉमन ले लिया, हाँ ठीक है, और अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट के बाद 144 आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार 10 केजी चावल की खरीद पर 25% की छूट देता है। चावल का क्रय मूल्य 65 केजी है और अतिरिक्त अंकित मूल्य 80 रुपये प्रति केजी है। अतिरिक्त कह रहा हूँ, और अंकित मूल्य, दुकानदार की तौलने की मशीन दोषपूर्ण है और यह 1 केजी वजन दिखा दर्शाती है, जबकि वास्तविक वजन 800 ग्राम होता है। दुकानदार का परसेंटेज लाभ बताइए। देखो 10 केजी चावल की बात करा, उसको छोड़ो, कह रहा 25% की छूट पर देता है, और 65 का वो खरीद के लाता है, लेकिन ग्राहक से 80 रुपए ले रहा है। और 25% छूट मतलब अगर वो अपने पास से 4 की चीज खरीद के लाता है, 1/4 हुआ तो 1 की छूट देता, यानी कि इतने में बेचता। लेकिन हुआ क्या है, ग्राहक से तो 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है और अपने पास से 800 ग्राम चीज दे रहा है। ये टोटल दुकानदार का खर्चा हुआ, और ले इतने रहा ग्राहक से। बस इसी को हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाना। अब देखो 10 केजी पे प्रॉफिट निकालो परसेंटेज में, चाहे आप 1000 केजी पे चाहे 5000 केजी पर, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ पर कैलकुलेटिव है, बिल्कुल हो रहा है भाई। ये 0 से 0, ये 8 इधर चला गया एक बार, और इधर करेंगे 25 तियाँ 75 आ जाएगा, या तो इधर कर लो 13, और ये हो गया 5 दूनी 10, तो 20 हो गया, 4 पंजे 20, 5 तियाँ 15 बटे में 13। लगा तो देखने में था लेकिन है नहीं, गुणे में 100 कर देंगे तो 13 एकम 13, बचा कितना हमारे पास 7, तो 13 पंजे 65, तो 15 के समथिंग आंसर। अगला सवाल, 50 ओवर के क्रिकेट मैच में पहले 22 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम की औसत रन दर इतनी है। यदि 292 रनों का लक्ष्य पूरा करना है तो अगले 28 ओवर के लिए प्रति ओवर रन की दर कितनी होनी चाहिए। भाई 22 ओवर के दौरान उन्होंने इतने रन बनाए, यानी कि टोटल रन बना कितने लिए, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, और 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 121। हाँ ठीक है, और बचे कितने रन है, 2 से 1 गया 1, 9 से 2 गया तो 7, और 2 से 171 रन बने, जो 28 ओवर में हमें बनाने हैं। तो भैया ऑप्शन का सहारा लेते चलेंगे और कर देंगे 2 मिनट में। भाई 6 का समय करना है तो 6 48, 6 दूनी 12 4 16, 16 से 8 गया 8 हो गया, सॉरी 6 बार गया था ना, पॉइंट लगाएंगे 0, और ऑप्शन में देख लो भाई ये 3 बार भी नहीं जा रहा है, 80 से ज्यादा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6.1। अगला सवाल, यदि एक बड़े घनाव का डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल इतना है तथा उस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो डिब्बे का मुख्य विकर्ण की लंबाई, देखो L प्लस का B प्लस का H बराबर में 17,
और एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल बराबर में दिया गया 2 अट्ठे 16 2 चौकू 8। क्योंकि भाई 2 LB प्लस 2 BH 2HL करते तो हमने डायरेक्ट 2 से भाग करके लिख लिया। हमसे पूछा गया था अंडर रूट L² प्लस का B² प्लस का H² का मान। अब भैया जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो 17 का स्क्वायर ये आ जाएगा L² प्लस का B² प्लस का H² और प्लस में आ जाएगा 2LB। अच्छा हमें करना ही नहीं था, कोई बात नहीं, ज़्यादा स्मार्ट दिखना भी मतलब करना भी बेकार है। और ये प्लस में क्या हो जाएगा 168 डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, तो इधर करेंगे ये 17 का स्क्वायर यानी कि 289 माइनस का 168 बराबर में L² प्लस का B² प्लस में H² हो गया। यानी कि 9 से 8 गया 1, 8 से 6 गया 2, 2 से 1 गया 1, यानी कि इसका मान आ जाता हमारे पास 11। 121 लिखो और ये आंसर 11। अगला सवाल। अब ये सवाल आसान है, देखो ये सब इक्वल है, इसके बराबर 1 मान लो। ठीक है, तो 12 की पावर माइनस जेड का मतलब 1, और यानी कि अगर इसको लिखेंगे जाके तो 1 की पावर में 1 अपॉन में जेड माइनस का हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते थे 4 इंटू में 3। अब यहाँ पर देखो 3x 3 की पावर x बराबर में 1, तो 3 बराबर में 1 अपॉन में x। इसी तरीके से में 4 की पावर y बराबर में 1, तो यहाँ पर 4 बराबर में 1 की पावर में 1 अपॉन y हो जाएगा। तो 4 की जगह हम क्या लिख सकते थे 1 की पावर में 1 अपॉन में y, और 3 की जगह 1 की पावर में 1 अपॉन x, और बराबर में 1 की पावर में माइनस का 1 अपॉन जेड। भाई जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये 1 अपॉन में y प्लस का 1 अपॉन में x, ये 1 की पावर में है, और ये बराबर में 1 की पावर में क्या था माइनस का 1 अपॉन जेड। जब कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में y प्लस का 1 अपॉन में x बराबर में माइनस का 1 अपॉन जेड, यानी कि 1 अपॉन y प्लस का 1 अपॉन x प्लस का 1 अपॉन जेड बराबर में 0। अगला सवाल कहता है ए की आयु बी की आयु से 60% अधिक है, सी की आयु बी की आयु से 30 वर्ष अधिक है। यदि तीनों व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है तो सी की आयु ज्ञात कीजिए। देखो ए की आयु बी की आयु से 60% अधिक है, यानी कि 20×3 = 60, 20×5 = 100, यानी कि ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 8, 5 से 3 बढ़ाना पड़ेगा। कह रहा था सी की आयु बी की आयु से 30 वर्ष अधिक है, यानी कि जो ये हमें x मानना पड़ेगा। कम ज़्यादा की चीज़ें आ जाती तो आपको मानना ही पड़ता है, उसमें कुछ चांस बचते नहीं, क्योंकि आप अगर ओरल सोच सकते हो उतना तब तो ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 8 5 13 13 5 18 x प्लस का 30 बराबर में अगर हम सम लिखेंगे तो 40 गुणे में 3 हो जाएगा, या तो इसको काट लेते क्योंकि एवरेज दिया था, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। तो 6x बराबर में 40 इधर पहुंच जाएगा तो 50, तो x बराबर में 40 से 10 गया 30, तो ये 5 आ गया हमारे पास सी की आयु, यानी कि यहाँ पर 25 प्लस का 30 यानी कि 55 आंसर। अगला सवाल 6 सेब 2 आम और 4 केले वाली एक टोकरी से 3 फल यादृच्छिक यानी कि रैंडम रूप से निकाले जाते हैं। निकाले गए फलों में से एक के आम और अन्य 2 के सेब होने की प्रायिकता कितनी है। तो ये तो आसान है भाई, देखो फलों में से एक का आम कितने थे 2, तो टोटल 2 में से हम एक ही तो लेंगे क्योंकि एक आम की बात कर रहा, और जो बचे हुए 2 हैं वो सेब अभी पूरी हुआ नहीं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका सीक्वेंस पूरा हो जाए तब इसका मतलब हमें क्या करना होता है प्लस का साइन लगाना होता है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास सेब कितने थे 6, 6 में से 2 चुनने थे। टोटल क्वांटिटी कितनी थी 6 2 8 4 12, 12 में से कितने चुने गए 3, तो यहाँ पर 2, 6 गुणे में 4, 6 गुणे में 5, 2 गुणे में 1 बटे में 12 गुणे में ये हो जाएगा हमारे पास 11 गुणे में 10 गुणे में 3 गुणे में 2। देखो इसको डायरेक्ट लिखा करो, जैसे 12C3 लिखा तो यहाँ पर 3 आया तो 12 को 3 बार खोल दो, 12 गुणे में 11 गुणे में 10 बस, और 3 को खोल दो 3 गुणे में 2 गुणे में 1, इतना ही लिखना है आपको। तो यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर 6 दूनी 12 हो गया, और इधर करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, तो ये आ जाएगा 3 बटे में 11 दूनी 22। अगला सवाल समान गति से यात्रा कर रही एक मोटर बोट 25 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दूरी 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी 8 घंटे में तय करती है। समान गति से यह 35 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल 11 घंटे में तय कर सकती है। धारा की गति देखो, धारा की दिशा में धारा के विपरीत, तो धारा की दिशा में 39 और विपरीत में 25, तो 8 घंटे का समय लग रहा था।
दूसरी कंडीशन में 35 किलोमीटर प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत और अनुकूल 52 जा रहा था, इसमें लग रहे थे उसको 11 घंटे। अब किन्हीं एक को बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 13 3 39, 13 चौको 52, यानी कि ऊपर वाले में अगर 4 का गुणा कर दे, नीचे वाले में 3 का गुणा कर दे, तो ये दोनों बराबर हो गए धारा की दिशा वाले। इसी तरीके से इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 3 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 3 का। जब डिफरेंस करेंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर हो गया 25 चौकू 100, इधर 3 पंजे 15, 3 तिरका 9, 1 10 हो गया। तो 100 और 105 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 माइनस का आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ना क्योंकि आप 8 चौक 32 करेंगे, 11 तियां 33, तो इधर भी माइनस में आ जाएगा। तो ये 1 घंटे में धारा के प्रतिकूल जाने में उसे 5 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, यानी कि अपोजिट जाने में। तो हम यहाँ पर अगर पूरा 25 निकाल दें तो 50 25 यानी कि क्या घंटे लगेंगे? 5। तो पहली वाली लाइन को पकड़ो, 39 दिशा में, 25 विपरीत में जा रहा था, टोटल उसे 8 घंटे लग रहे थे। इसका तो टाइम हमने निकाल लिया 5 घंटे, तो इधर कितने लग रहे होंगे? 3 घंटे लग रहे होंगे, क्योंकि टोटल 8 घंटे थे। ठीक है ना, बस खत्म हो गया सवाल। अब देखो जब हम डिस्टेंस में टाइम से भाग करेंगे तो ये तो धारा की दिशा वाला है, तो 13 आ जाएगा। ये अपोजिट वाला है तो a माइनस बी, ये 5 आ जाएगा। दोनों को घटाकर 2 का भाग कर दो, 13 से 5 गया 8 बटे में 2, 4 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। इस सवाल में डायरेक्ट कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दो। तो भैया x अपॉन में y करेंगे तो 6 1 7 हो गया, और 6 से 1 गया तो 5 हो गया। पता है ना, a अपॉन में b बराबर में c अपॉन डी दिया हो तो एक बार तो जोड़ देते, एक बार घटा देते हैं। इसी तरीके से ये दोनों तरफ हो जाता है। इससे इस पर भी पहुंच सकते हैं, इससे इस पर भी, तो डायरेक्ट आ गया। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी देखो स्क्वायर वगैरह है। अगर मान लो हम मान भी मानते 7a और 5a, तो यहाँ पर रखते मान तो a स्क्वायर कॉमन हो जाता है, यहाँ से भी यहाँ से भी, इसी तरीके से ऊपर, तो वो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट मान x और y के रख सकते हैं। तो रखेंगे 49 प्लस का 25 बटे में हो गया 49 माइनस का 25, और प्लस में ब्रैकेट में हो जाएगा 5 को 20 माइनस का 7, और स्क्वायर में हो जाएगा बटे में 13। तो इधर तो पूरा ये कट गया, इधर 40 भी 60 70 यानी कि 74 हो गया। इनका डिफरेंस 4 बचा, 2 बचा, 24 और 13 37 हो गया। 37 दूनी 74 यानी कि 2 आंसर। अगला सवाल, ए और बी ने क्रम से 20,000 और 15,000 रुपए का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद सी उनके साथ 20,000 रुपए के निवेश से जुड़ गया। व्यवसाय शुरू होने के बाद 2 वर्ष के अंत में अर्जित 25,000 रुपए के कुल लाभ में बी का हिस्सा कितना है? तो भैया कितने दिन के लिए हो रहा है व्यापार? 2 वर्ष के लिए। और देखो सब में जीरो वगैरह आ रहे, 3 तो जीरो आ ही रहे, तो ये जीरो तो पहले ही हटा दो। तो ए ने किया 20 2 वर्ष के लिए, मतलब 24 महीने के लिए। बी ने किया 15, यानी कि इन्होंने भी 24 महीने के लिए। फिर कह रहा 6 महीने के बाद सी आया, यानी कि 24 से 6 चला गया, 18 महीने के लिए सी ने इन्वेस्टमेंट किया, वो भी कितना? 20। अब इनका रेशियो बना लो और आंसर आ जाएगा, बस खत्म हो गया सवाल। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 तियां 18 हो गया, और 5 चौकू 20, 5 तियां 15 और 5 चौकू 20। तो इधर करेंगे 4 4 और 4, 4 3 7 3 10, 10 बराबर में 25 के दिया गया था। बी का हिस्सा यानी कि 3 बराबर हमसे पूछा गया था, तो 7.5 के आंसर। अगला सवाल, 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है और वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी इतनी है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो सिंपल है भाई, फार्मूला बेस्ड सवाल है। बराबर में डी स्क्वायर माइनस का R1 माइनस का R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो याद रहता ना। देखो अगर सीधी सीधी लाइन, ये तो डायरेक्ट हो गई, और तिरछी ट्रांसवर्स, देखो सीधी लाइन होती तो रेडियस के बीच में अंतर, डिफरेंस का साइन ऐसा ही होता है, और हल्का तिरछा मतलब प्लस, तो इसलिए ये चीज याद रखना। इधर होल स्क्वायर और कर लो, तो ये हो जाएगा 100 यानी कि 300, बराबर में हो गया डी स्क्वायर, रेडियस में डिफरेंस 4 यानी कि 4 चौको 16 हो गया। तो इधर आ जाएगा ये 316 बराबर में डी स्क्वायर हो गया, तो डी बराबर करेंगे √316 हो गया। तो 2 दूनी 4 तियां 12 हटा दो, ये तो हटाए दो, 2 दूनी 4 ने 36 हो सकता है, 4 चौको 16 तियां 48 हटा दो। भाई जो भी रूट के बाहर है ना उसका स्क्वायर करके हम अंदर गुणा कर ले रहे हैं, क्योंकि इधर बनाने जाएंगे टाइम लगेगा। क्वेश्चन में यूनिट डिजिट हमने 6 देखा, मतलब सोल्यूशन में यहाँ पर भी देखा हमने, 4 अंदर कर लिया, 79 लिखा, तो 4 ने 36 एक ही जगह 6 मिला, आंसर लगा दिया।
अगला सवाल, ए बी से 35% अधिक तेज दौड़ता है और बी को 14 मीटर की बढ़त दिलाकर दौड़ को बराबरी पर समाप्त करता है, दौड़ की लंबाई कितनी होगी। देखो ए और बी यानी कि अगर इनकी स्पीड का रेशियो देखें, बी से 35%, यानी कि ये अगर 100 है तो ये 135, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ये किसका रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है। अब वो कह रहा है 14 मीटर की बढ़त दिलाकर दौड़ को बराबरी पर समाप्त करता है, यानी कि जब वो बढ़त ले लेता, मान लो एक यहाँ पर रहा एक यहाँ पर, 14 मीटर की बढ़त, जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो दोनों सेम टाइम पर पहुंचते हैं, तो टाइम कांस्टेंट हो गया, तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 2720। और हमारे हिसाब से कितनी बढ़त देनी पड़ेगी उसे, 7 की, तो 7 बराबर में 14 हो गया। तो दौड़ की लंबाई, भाई ए को तो पूरा दौड़ना पड़ेगा क्योंकि बी तो बढ़त ले रहा है, तो 27 बराबर निकालेंगे यानी कि 54 मीटर। अगर हम 20 बराबर निकालते तो हमको जो बढ़त मिली है ना वो भी हमें ऐड ही करना पड़ता। ठीक है, चलो फिर ये थे हमारे टोटल 30 सवाल। आशा है कि आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सोल्यूशन कैसा लिखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।